किसी समय एक गांव में दो जुड़वा एवं हमशक्ल भाई लालू कालू अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहते थे। लालू कालू जवान हो चुके थे, लेकिन अपनी ऊल जलूल व मूर्खतापूर्ण हरकतों और निठल्लेपन के कारण पूरे गांव भर में बदनाम थे। काम के नाम पर जैसे उन्हें सांप सूंघ जाया करता था। माँ भी उनकी आए दिन की बेजा हरकतों से तंग आ चुकी थी। एक दिन कालू ने गुल्ली पर जो डंडा घुमाया तो गुल्ली हवा में घूमती हुई निकट से गुजरती उन्हीं की माँ के सिर पर पड़ी। हाय, मैं मर गई। हाय, सर फोड़ कर रख दिया मेरा। अरे सत्यानाशियों, ठहरो जरा। आज मैं तुम दोनों की अक्ल ठिकाने लगा कर ही रहूंगी। अरे बाप रे माँ! मारे गए। ये यहाँ कहाँ से आ गई? अगले ही पल वो लगी दनादन उन दोनों की पिटाई करने। हमारी अच्छी माँ, अब माफ भी करो ना हमें। हाँ माँ, देखो ना, दर्द के मारे हम दोनों के शरीर की सारी हड्डियां कीर्तन करने लगी हैं। अरे निठल्लो, मैं तुम्हारी ये नाटकबाजी बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। छोड़ो मेरे पाँव। कमबख्तो, पकड़ तो इस तरह रखे हैं जैसे मैंने मारना बंद नहीं किया तो तोड़ कर ही रख दोगे। तुम तो हमारी हर बात को गलत समझ लेती हो माँ। लो, छोड़ दिए पाँव। कि फिर कभी हम गुल्ली डंडे से किसी का सिर नहीं फोड़ेंगे और घर पर रहकर आराम से तुम्हारी दी हुई रोटियां तोड़ेंगे। क्या? यानी अब भी मुफ्त की रोटियां ही तोड़ोगे? हे भगवान, उठा ले मुझे। कहाँ से तूने इन बैलों को मेरे पल्ले बांध दिया? हाय! अरे रे, तू तो रोने लगी माँ। तेरी तबीयत तो ठीक है ना माँ? कहे तो किसी हकीम वकीम को बुला लाऊं? वैसे शमशान की मिट्टी भी बहुत सी बीमारियां चुटकी बजाते ही दूर कर देती है। कहो तो। अरे नाश पीटो, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। और याद रखना, यदि आज कुछ कमा धमा कर नहीं लाए तो अन्न का एक दाना तो मिलना दूर, घर के दरवाजे भी तुम दोनों के लिए नहीं खुलेंगे। डांट ने फटकारने के पश्चात जब माँ पैर पटकती हुई वहां से चली गई। कालू भाई, सुनी तुमने माँ की बात? यदि आज कमा धमा कर नहीं लाए तो ना तो रोटी मिलेगी और ना ही हमारे लिए घर के दरवाजे खुलेंगे। हाँ भाई, सुनी तो है। और सब कुछ सुनकर मेरी तो समझ में एक ही बात आई है कि अम्मा की अक्ल सठिया गई है। भला हम और काम। कहते तो तुम ठीक हो भाई, लेकिन मेरी समझ में तो अब काम धाम किए बिना अम्मा के त्रियाहट से छुटकारा पाने का कोई दूसरा उपाय भी नहीं। ओह, परंतु लालू भाई, मूर्खे के इस गांव में भला हमें कौन काम देगा? सभी हमसे जलते हैं और हर समय हमें कोसते रहते हैं। इसके लिए भी मैंने सोच लिया है, हम किसी और नगर में जाकर काम धंधा करेंगे। वाह, तो फिर शुभ काम में देर कैसी? चलो इसी समय चलते हैं। कुछ ही दिनों में 1.5 रुपया कमाकर माँ को यह जता देंगे कि हम निठल्ले और शरारती नहीं, बल्कि उसके बुद्धिमान, शरीफ और कमाऊ पूत हैं। ठीक कहा तुमने। दोनों उसी समय गांव छोड़कर नगर की ओर चल पड़े और चलते चलते गांव पार कर एक जंगल में जा पहुंचे। देखो कालू भाई, इस जंगल के पार पूरब और पश्चिम में 2 अलग अलग नगर हैं। अतः हमें पहले यह तय कर लेना चाहिए कि हमें किस नगर में जाना है। लेकिन लालू भाई, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्या हम दोनों का एक ही नगर में काम के लिए जाना ठीक होगा? ठीक कहा तुमने। यदि हम दोनों साथ साथ एक ही नगर में गए तो हमारी शक्लें कोई ना कोई गड़बड़ पैदा कर देंगी। हाँ, बिल्कुल यही बात है। तब ऐसा करते हैं, हम यहीं से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तुम पूरब दिशा वाले नगर की ओर जाओ और मैं पश्चिम की ओर जाता हूँ। रात को हम दोनों अपनी अपनी कमाई के साथ ठीक इसी स्थान पर मिलेंगे। ये बात ठीक है, तो मैं चलता हूँ। और उसी समय दोनों एक दूसरे से विदा लेकर विपरीत दिशाओं में चल पड़े। कुछ देर बाद कालू जंगल पार कर पूर्वी नगर की सीमा में प्रविष्ट हो गया। उस नगर का नाम प्रतापगढ़ था। जब कालू एक रवेत के निकट से गुजर रहा था तो उसे एक किसान सर पर हाथ रखे बैठा दिखाई दिया। नगर का पहला वासी मुझे किसान के रूप में दिखाई दिया। हमारे यहाँ ये शुभ माना जाता है। कालू, वाह, बन गया तेरा काम। चलकर उसी से बात कर, शायद वही तुझे कोई नौकरी दे दे। लेकिन बेचारे कालू को क्या पता था कि जिस किसान के पास वो नौकरी मांगने जा रहा है वो स्वयं ही अपने एक बैल के मर जाने से बहुत दुखी और चिंतित है। अब कैसे जोतूं ये खेत? दूसरे बैल की जगह किसे हल में जोतूं? पास में इतने पैसे भी नहीं हैं कि दूसरा बैल खरीद सकूं।
लगता है इस बार पूरे परिवार को सुखमारी का ही सामना करना पड़ेगा। हे भगवान, तू ही कोई मदद कर। तभी कालू नौकरी की आशा दिल में लिए उसके पास जा पहुंचा। हजूर, इस गरीब और बेरोजगार को आपके यहाँ कोई काम मिलेगा? क्या कहा? काम? आहा, ये तो मेरे मरे हुए बैल से भी हट्टा कट्टा और तगड़ा है। यदि किसी तरह ये दूसरे बैल के साथ हल में जुलने को तैयार हो जाए तो मेरा पूरा खेत आसानी से जुत सकता है। क्या सोचने लगे हजूर? क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई। मुझे तुम जैसे ही एक हट्टे कट्टे नौकर की जरूरत थी। लेकिन क्या हजूर? बात यह है भाई कि मेरे पास जो काम है वो एक दिन का ही है और जरा कठिन है। सोचता हूं क्या तुम उसे कर पाओगे? क्यों नहीं कर पाऊंगा हजूर। आप एक बार हुक्म तो करें, फिर देखिए कि मैं किस प्रकार कठिन से कठिन काम को भी चुटकी बजाते ही आसानी से करता हूँ। तब ठीक है, तुम अभी से शुरू हो जाओ। यदि तुमने मेरा काम पूरा कर दिया तो तुम्हें पूरे 20 रुपए दूंगा, परंतु इसके साथ एक शर्त भी है। वो ये कि यदि काम पूरा नहीं हुआ या तुमने बीच में ही इनकार कर दिया तो एक ढेला भी मजदूरी का नहीं दूंगा। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है हजूर, बताइए। तब किसान ने उसे खेत जोतने का काम बता दिया और मूर्ख कालू तुरंत मरे हुए बैल की जगह जुतकर खेत जोतने में जुट गया। इतने आसान काम को ये मूर्ख किसान कितना कठिन बता रहा था। इतना सा काम मैं दिन ढलने तक तो क्या, दोपहर होने से पहले ही पूरा कर लूंगा। वाह, खूब फंसा। जरूर कोई मूर्ख है, लेकिन मेरे मतलब का हट्टा कट्टा ही। लेकिन दोपहर होने तक अब नहीं चला जाता, बुरी तरह थक गया हूँ। क्या कहा? अभी से थक गए? अरे अभी तो आधा खेत और जुतना बाकी है। चलो जरा और तेजी दिखाओ, वरना आज संध्या तक तो क्या, कल संध्या तक भी तुम इसे पूरा नहीं जोत पाओगे। अजी सुनते हो, खाना आकर खा लो। चलो कालू भाई, तुम भी खाना खा लो। खाना खाकर फिर दूनी लगन से काम पर जुटना। तुम भीतर चलो, मैं इसके लिए भी भोजन का प्रबंध करके आता हूं, ताकि ये भी खा पीकर तब तक स्वस्थ हो जाए। जैसी हजूर की आज्ञा। चल मेरे राजा बेटे, अब तू भी चलकर चटपट भोजन कर ले। फिर तुझे अपने उस नए जोड़ीदार कालू के साथ मिलकर बाकी का काम संध्या तक पूरा करना है। खूब भेजा भगवान ने भी तेरे इस नए साथी को। वाह, अरे भगवान, आज तो तुमने गजब की सब्जी बनाई है। खूब स्वादिष्ट बनी है। अच्छा, आप लोग भोजन कीजिए, मैं जरा दालान की सफाई आदि कराऊं। लेकिन बेचारे कालू को क्या मालूम था कि जिस दाल को वो चटरवारे ले लेकर खा रहा है उसमें भांग मिली हुई है। शीघ्र ही उसे एक के 3-3 दिरवाई देने लगे। 3-3 हजूर? कालू ने सिर को झटकते हुए आंखें निचमिचाई तो खोपड़ी कुछ काबू में आई। हाँ, अब ठीक है। लगता है आज ज़्यादा मेहनत करने से दिमाग कुछ कुंद हो गया है। खैर, जब काम पूरा होने पर 20 रुपए मिलेंगे तो दिमाग फिर तरोताज़ा हो जाएगा। भोजन करने के पश्चात सुनो कालू भाई, अब तुम बैल को पशुशाला से लेकर हल में जोतो। तब तक मैं जरा एक झपकी लेकर अभी तुम्हारे पास पहुंचता हूं। ठीक है मालिक। कालू जाने के लिए पलटा। अरे हाँ सुनो, पशुशाला में एक कटड़ा भी होगा, जरा उससे सावधान रहना। बहुत शैतान है वो, अजनबी को देखते ही वो उस पर हमला कर बैठता है। ओह, आप फिक्र न करें हजूर, उसका पाला आज कालू से पड़ने वाला है। मुझसे वो शैतानी करने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर भी बचाव के लिए बाहर रखा मोटा सोटा साथ जरूर ले लेना। वो भी ले लिया हजूर, अब देखूंगा उसको कि वो कितना शैतान है। कालू डंडा लेकर जब पशुशाला में पहुंचा तो किसान की पत्नी बैल का बचा खुचा भूसा एक बोरे में भर रही थी। कुछ कुछ भूसा उसके चेहरे व कपड़ों पर लग गया था, जिससे वो खुद भी कोई जानवर ही प्रतीत हो रही थी। तो यही है वो शैतान कटड़ा। मुझे सावधानी से काम लेना चाहिए। अच्छा होगा कि इससे बगैर उलफे बैल को निकाल ले जाऊं। कालू दबे दबे पांव बैल की ओर बढ़ा। तभी अचानक निकट ही किसी की मौजूदगी का आभास पाकर
किसान की पत्नी चौंक कर सीधी हुई और भांग की तरंग में कालू को ऐसा ही लगा मानो उछलकर कटड़े ने उस पर आक्रमण किया हो। कौन है? अरे अरे शैतान कटड़े, ठहर, मुझे धौंस दिखाता है। मुझे कटड़ा कहते हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मेरा दिमाग तो ठीक है शैतान, लेकिन तेरा दिमाग जरूर ठिकाने लगाने की जरूरत है। और भांग की तरंग में कालू किसान की पत्नी पर ताबड़तोड़ सोटा बरसाने लगा। हाय, मार डाला, बचाओ! कुछ देर की भागदौड़ के पश्चात कालू ने किसान की पत्नी को पकड़कर जबरदस्ती कटड़े के खूंटे से बांध दिया। हाय जी, कहाँ मर गए तुम? मुझे इस पागलन से बचाओ। अब जी चाहे जितनी उछल कूद करो और चीखो चिल्लाओ शैतान कटड़े, लेकिन कालू के बांधे गए बंधन से अब तुम आजाद नहीं हो पाओगे। अब मैं चला बैल को लेकर खेत में। फिर कालू बैल को लेकर खेत में जा पहुंचा और किसान के आने का इंतजार करने लगा। किसान अभी तक नहीं आया, क्यों ना मैं भी कुछ देर उस पेड़ के नीचे आराम करूं। उस कमबख्त कटड़े ने भी तो आज खूब भाग दौड़ कराई है। और वो बैल को हल के साथ वहीं छोड़ पेड़ की ठंडी छांव में पड़कर जल्दी ही खर्राटे भरने लगा। उधर भांग की तरंग में सोए पड़े किसान की अचानक नींद टूटी। अरे, ये भरी दोपहर को कौन कमबख्त रो रहा है? अभी खबर लेता हूँ। और आवाज की दिशा में चलते चलते जब किसान अपनी पशुशाला में पहुंचा। अरे अरे भगवान, ये तुम हो? किसने की तुम्हारी ये हालत? फिर किसान की पत्नी ने रोते रोते उसे सारा किस्सा कह सुनाया। ओह, उस पाजी की इतनी हिम्मत कि तुम्हें ना केवल कटड़ा कहे बल्कि तुम्हें कटड़े की तरह बांध भी छोड़े। तुम चिंता ना करो भगवान, मैं अभी चल के उसकी खबर लेता हूँ। जब पत्नी को साथ लेकर वो खेत पर पहुंचा। ओह, खेत तो वैसा का वैसा ही पड़ा है, लेकिन वो कमबख्त गया कहाँ? एजी देखिए, वो रहा उस पेड़ के नीचे वो पाजी। कमबख्त कितने आराम से सो रहा है। कालू के करीब पहुंचकर किसान ने गुस्से में भरकर हाथ में थमा डंडा उसके सीने पर दे मारा। हाय, मर गया। कौन है? किसने मारा मुझे? अरे हजूर आप। मूर्ख, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी पत्नी को कटड़ा कहे और उसे मार पीट कर खूंटे से बांध दे। मैं ये आप क्या कह रहे हैं हजूर? देखिए तो स्वामी, कैसा भोला बन रहा है। उस समय तो कटड़ा कह कहकर मुझ पर डंडा घुमा रहा था। लेकिन हजूर, मैंने तो कटड़े को ही खूंटे से बांधा था, आपकी पत्नी को नहीं। उसकी बात सुनकर किसान को सारा माजरा समझते देर नहीं लगी। ओह, तो ये सब कुछ किया धरा इसका नहीं बल्कि दाल में मिली भांग का है। मैं भी कितना मूर्ख हूं जो इसे भी भांग की दाल खिला दी। क्या सोचने लगे हजूर? तुम्हारी कोई गलती नहीं कालू भाई। सारी गलती भांग की दाल की थी। भांग की दाल की? मैं कुछ समझा नहीं। तुम नहीं समझोगे। खैर सुनो, तुम्हें अभी बहुत सा काम निपटाना है। जल्दी से हन में जुट जाओ। ये लो, इस पोटली में बीज है, इन्हें तुम्हें जुते हुए खेत में बोना है। ठीक है हजूर, कि ये काम तो मैं चुटकियों में कर दूंगा। किसान के वहां से जाने के पश्चात कालू ने पोटली में रखे बीजों को देखा। फिर सोचने लगा, इतने बड़े खेत में इतने जरा से बीजों को बोना कहाँ की अक्लमंदी है। ये तो थोड़ी सी जगह पर भी बोए जा सकते हैं। और अपनी समझ के अनुसार उसने थोड़ी सी जमीन खादकर सारे बीज वहीं डाल दिए। हजूर को जब मैं बताऊंगा कि मैंने कितनी अक्लमंदी का काम किया है तो वे प्रसन्न होकर मुझे अवश्य ही इनाम देंगे। लेकिन बाकी की खाली जमीन को देखकर वो फिर सोच में पड़ गया। इस थोड़ी सी जगह पर तो बीज उगेंगे ही, लेकिन बाकी जगह पर भी कुछ न कुछ अवश्य उगना चाहिए, वरना बाकी का रवेद अच्छा नहीं दिखेगा। लेकिन बाकी की जमीन पर उगाऊं क्या? तभी उसकी दृष्टि बगल वाले किसान की जमीन पर पड़ी, जिसमें तरह तरह के फूलों के पौधे लगे थे। आहा, आ गया समझ में। अब बाकी का खेत खाली नहीं रहेगा। उस पड़ोस की फुलवारी से भी अधिक सुंदर और लाजवाब दिखेगा। और वो झट दूसरे किसान की मुंडेर लांघकर उसकी फुलवारी में पहुंच गया और पौधों को रखींच खींच कर उखाड़ने लगा। संयोग से उस फुलवारी का मालिक उस समय कहीं गया हुआ था। यहाँ तो बहुत से फूलों के पौधे लगे हैं,
थोड़े बहुत मेरे मालिक के खेत में लग जाएंगे तो किसी का क्या बिगड़ जाएगा। बस इतने ही काफी हैं। अब चलूं अपने खेत पर। फिर उसने वे सब पौधे किसान के खेत में चारों ओर बो दिए। आहा, इन फूलों के लग जाने से खेत में कितनी रौनक आ गई है। अब मेरा इनाम पक्का है। काम खत्म हुआ। अब चलकर हजूर से मजदूरी और इनाम प्राप्त करूं और जल्दी से लालू भाई से जंगल में जाकर मिलूं। रात होने वाली है, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। इसके बाद वो किसान से मिलने चल पड़ा। किसान के घर पहुंचकर, हजूर, मैंने सारा काम अच्छी तरह से निपटा दिया है। अब मजदूरी के साथ साथ इनाम देकर मुझे विदा कीजिए। संध्या बीत चुकी है। क्या कहा? सारा काम निपटा दिया? चलो जरा मैं भी तो देख लूं। जब किसान उसके साथ अपने खेत पर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसने अपना सर पीट लिया। अरे कमबख्त, ये तूने क्या किया? तभी दूसरे खेत का मालिक भी आग बबूला होता हुआ वहां आ पहुंचा। पाजी किसान, तेरी ये हिम्मत कि तू अपने नौकर के साथ मिलकर मेरी फुलवारी के सारे पौधे तोड़कर अपने खेत में लगा ले। ठहर, अभी वसूल करता हूं इस नुकसान की कीमत। कहकर वो किसान के बैल को पकड़ लाया। तुम्हारी पिटाई करने से कोई लाभ नहीं होगा। हरजाने के रूप में मैं तुम्हारा बैल लेकर जा रहा हूं। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। अब यह किसान मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। भागकर अपनी जान बचाऊं। कमबख्त, भागता कहाँ है? मैं तेरा खून पी जाऊंगी। निकल भागा। खैर, मैं उसे पाताल से भी ढूंढकर अपनी बर्बादी का बदला लूंगा। उधर लालू को भी एक सेठ के घर नौकरी मिल गई थी। देखो भाई, सारा काम हमने तुम्हें समझा दिया है। हम बाजार जा रहे हैं। हमारे लौटने से पहले ही सारा काम निपटा लेना। आप बेफिक्र होकर जाइए श्रीमान, लौटने पर आपको एक भी काम अधूरा नहीं मिलेगा। सेठ के जाने के बाद सबसे पहले इस कपड़ों के ढेर को धो डालूं। अब लगे हाथों इन्हें सूखने के लिए भी डाल दूं। लेकिन जैसे ही उसने एक कमीज को सुखाने के लिए रस्सी पर डालना चाहा, अरे ये कमीज है या इंडिया गेट? मुझे क्या, ये सब काम अच्छी तरह निबट गए। अब जरा एक झपकी ले लूं। कुछ देर बाद जब सेठ सेठानी घर लौटे, हाय मेरे कपड़े, आह, मेरे कीमती जूते। मैं उस नास पीटे का खून पी जाऊंगी। ओ लालू के बच्चे, कहाँ मर गया तू? अरे नास पीटे कहाँ है तू? क्या हुआ सेठ जी? सेठ जी के बच्चे, पहले ये बता कि सभी कपड़ों को निचोड़ निचोड़ कर तूने उनका कंचूमर निकाल दिया। अब लालू की अच्छी खासी पिटाई करने के पश्चात रात को दोनों भाई जब जंगल में मिले। कहो लालू भाई, आज दिन भर तुमने क्या किया और कितनी कमाई की? हकीकत बताऊंगा तो ये मुझ पर हंसेगा। अतः वो उदास स्वर में बोला, क्या बताऊं भाई, दिन भर भटकने के बाद भी मुझे कोई काम नहीं मिल सका। लेकिन तुम्हारा दिन कैसा गुजरा कालू भाई? जो विचार लालू के दिमाग में आया था वही कालू के दिमाग में आया। वो उदासी स्वर में कहानी बनाता हुआ बोला, कुछ मत पूछो भाई, आज का दिन तो बड़ा ही मनहूस निकला। अरे वो कैसे? नगर की एक एक दुकान घूमा, मगर मनपसंद कोई काम ही नहीं दिखा। यानी आज दोनों का दिन ही एक जैसा मनहूस गुजरा। है तो मेहनती लेकिन मूर्ख। तभी भाई, मुझे एक उपाय सुझा है। कल हम ऐसा करेंगे कि एक दूसरे की जगह पर काम की खोज में जाएंगे। यानी कि तुम पूर्व दिशा की ओर जाना और मैं पश्चिम की ओर चला जाऊंगा। ठीक है, इस बार ऐसा ही करते हैं। हो सकता है इस तरह हमारी किस्मत चमक जाए। और अगले दिन भोर होते ही दोनों रात को तय हुई दिशाओं में चल पड़े। दिन डालने के बाद कालू लालू पुनः जंगल में वहीं मिले जहां पहले मिले थे। अरे तुम्हारी ये हालत कैसे हुई लालू भाई? क्या बताऊं कालू भाई, काम की तलाश में जा रहा था कि एक पागल सांड से भिड़ंत हो गई। हम दोनों में जमकर लड़ाई हुई, लेकिन अंत में हार उसी पागल सांड की हुई। उसे मारने के बाद मैं सीधा यहीं चला आ रहा हूं। लेकिन भाई, तुम इसमें दशा में कैसे? कुछ मत पूछो मेरे भाई, जिस सांड को तुमने मारा उसकी आत्मा मुझे लालू समझ बदला लेने आई थी।
किंतु मैंने भी उसे वो छकाया कि बस पूछो मत। वे बातों में मशगूल ही थे कि तभी कालू, लालू, अरे ये किसने पुकारा हमें? लेकिन जब उन्हें आसपास कोई नहीं दिखाई दिया तो वे आश्चर्यचकित हो उठे। तुमने कुछ सुना लालू भाई? हाँ भाई, ऐसा लगा था जैसे किसी ने हमें पुकारा हो, मगर यहां तो कोई भी दिरवाई नहीं दे रहा। मूर्खो, ये मैं हूं, वन देवता। जिस वृक्ष के नीचे तुम खड़े हो मैं उसी पर रहता हूं। ऊपर देखो। ओह, अरे! हकीकत का पता लगते ही वन देवता हमारी मदद कीजिए, हम दुखियारे किस्मत के मारे आपकी शरण में पड़े हैं। अगर आपने हमारी मदद न की तो हम यहीं अपनी जान दे देंगे। जान देने की कोई जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें तुम्हारी मदद करने के लिए ही पुकारा है, क्योंकि मूर्ख होने के बावजूद भी तुम दोनों भाले और नेक दिल हो। अब मेरी बातें ध्यान से सुनो। यहां से 100 गज दूर चलने पर तुम्हें एक बड़ी सी चट्टान दिखाई देगी। उस चट्टान के नीचे बहुत साधन गड़ा है, जाकर निकाल लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।